गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सी तुम्हें आई थिंक अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि ये जो मसल फाइबर है ये भी क्या है, इफ़ यू सी इट इज़ ऑल्सो पोलराइज्ड। जिस तरह से न्यूरॉन पोलराइज्ड है ना, इसी तरह से मसल फाइबर भी पोलराइज्ड है। इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउटसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इनसाइड। ठीक है, अब क्या होता है कि ड्यू टू दिस पोलराइज्ड नेचर रेस्टिंग जो एक मसल फाइबर है, वो रेस्टिंग मसल फाइबर बिकॉज ऑफ दिस polarization it develops a potential difference, and that potential difference is around -60 to -90 millivolt। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका है? रेस्टिंग मसल फाइबर का, या यू कैन से कि रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इतना मेंटेन कैसे होता है कि बिकॉज यू नो दैट कि जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब भी मौका मिलता है सोडियम हैज़ टेंडेंसी टू मूव from higher concentration to lower concentration, and potassium has tendency to move from higher concentration to lower concentration in opposite direction tendency। but what happens is ये जो मेम्ब्रेन है मसल सेल की, ये मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सार्कोलेमा। ये जो सार्कोलेमा है इट इज़ परमिएबल टू मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। देखो मैं कह रही हूँ ना, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अंदर बिल्कुल ही सोडियम नहीं है या बाहर बिल्कुल ही पोटेशियम नहीं है। बस मैंने ये कही कॉन्सेंट्रेशन जो है सोडियम की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, और साइटोप्लाज्म में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन्स। ठीक है, दूसरा ये कि ये सार्कोलेमा है, ये इट इज़ मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो पोटेशियम है इट मूव्स आउट एट अ फास्टर रेट एज देन सोडियम आयंस। इससे क्या होता है कि बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इट इट बिकम्स electropositive out, it remains in fact electropositive outside and electronegative inside. So this is how the resting potential of the muscle cell or sarcolemma is maintained। फिर कई बार क्या होता है कि जब मसल या फिर एक ये जो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इस जैसे ही मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, कोई स्टिमुलस मिलने से क्या हुआ, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो चेंज हुई, और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होगी तो क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो अंदर जाएगा और इट विल मूव इन सोडियम आयन, और बाद में जो है पोटेशियम आयन वुड मूव आउट टू मेंटेन द आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या होता है, आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने के बाद सार्कोलेमा में एक सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि एक एक्टिव पंप है जिसको एनर्जी चाहिए, और ये पंप क्या करेगा, सारे जो सोडियम है उनको बाहर रिमूव कर देगा और पोटेशियम को अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मसल फाइबर इज मेंटेन्ड। नाउ अब हम वी कम टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तो मैंने तुम्हें बेसिक वो बताया है कि ये जो है पोजीशन होती है मसल सेल की। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है कि तुम्हें पता है कि ये न्यूरॉन जो है इट गिव्स आउट एंड प्लेट, ये मोटर एंड प्लेट है, और ये जो हर एक न्यूरॉन जो है एक मसल फाइबर को इनर्वेट कर, एक एंड प्लेट जो है न्यूरॉन की, जैसे एक न्यूरॉन में मैंने यहाँ पे 4 एंड प्लेट दिखाई, तो चारों एंड प्लेट अलग अलग मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेंगी। तो इमेजिन करो कि ये जो है एक यू कैन से मसल सेल है या मसल फाइबर है, एंड दिस इज इनर्वेटेड बाय वन मोटर एंड प्लेट। तो ये है ये न्यूरॉन की मोटर एंड प्लेट है। ठीक है ना, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो या साइनैप्स हो, जो नर्व इम्पल्स है वो ऐसी कंडक्ट होती है, जैसे यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा वेसिकल से, और यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं एसिटाइलकोलिन के, और वो रिसेप्टर रिसीव करते ही क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है इसका पोटेंशियल जो है वो चेंज होगा।
ठीक है ना। अब ये जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो क्या होगा कि ये -90 में, क्योंकि अब मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होगी ना। मतलब इमेजिन करो कि कोई या तो यहाँ पे न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल आया है, ठीक है, या फिर कोई हम स्टिमुलस देते हैं, आर्टिफिशियल स्टिमुलस देते हैं मसल को, तो ये देने से क्या होगा कि मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों चेंज हुआ, बिकॉज इस सेल मेम्ब्रेन में जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो ओपन हो गए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच now the sodium has entered into the cytoplasm of the muscle cell, right। अब जब सोडियम एंटर हो गया तो क्या हो गया कि इट बिकेम इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटसाइड एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसाइड, यानी कि क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। और डीपोलराइजेशन से क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिली वोल्ट से रिड्यूस होके +40 मिली वोल्ट तक डिक्रीज हो गया। तो ये जो चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो जब एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो जाता है मसल सेल में, यानी कि डीपोलराइजेशन हो जाता है सार्कोलेमा का, तब जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और देखो जो स्टिमुलस ये एक्शन पोटेंशियल भी हो, ये मसल फाइबर के मिडिल से होता है और दोनों तरफ जो है वो मसल के, मैं कलर चेंज, दोनों तरफ मसल के जो है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है वो स्प्रेड करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ तो क्या हुआ कि तुम्हें पता है कि मसल्स, मैंने बताया था कि मसल सेल गिव्स आउट टी ट्यूब्यूल्स लाइक दिस, देखा था ना एक बार। ये टी ट्यूब्यूल्स देखा जाए तो क्या थे, दिस टी ट्यूब्यूल्स एक तरह से सार्कोलेमा जो है यहाँ पर इनवैजिनेट करती है। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर इस तरह से सार्कोलेमा इनवैजिनेट करती है और क्या बनाती है, टी ट्यूब्यूल्स बनाती है, टी ट्यूब्यूल्स, राइट। देन अगर हम और लोअर ग्रेड पे जाएं तो मैंने बताया था कि जो मायोफिला जो मसल सॉरी जो मायोफाइब्रिल था, मायोफाइब्रिल में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जेड लाइंस थी। तो ये जेड लाइन भी एक तरह से आप सोचो कि ये जो है टी ट्यूब्यूल है और ये जो जेड लाइन भी टी ट्यूब्यूल से ओरिजिन किया हुआ, यहाँ पर भी इनवैजिनेशन हुआ है इस तरह से। तो यू कैन से दैट ये जो जेड लाइंस हैं देखा जाए तो जेड लाइन जो है इस तरह से सार्कोलेमा से कनेक्टेड है, यानी कि ये सार्कोलेमा है, फिर टी ट्यूब्यूल से, और टी ट्यूब्यूल से जो है जेड लाइन का ओरिजिन हुआ, यानी कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो सार्कोलेमा से होता हुआ टी ट्यूब्यूल्स तक आया, टी ट्यूब्यूल से होता हुआ कहाँ आया, ये जेड लाइन तक पहुँच गया, ठीक है। ये तो मैं बता रही हूँ कनेक्शन। तो एक्शन पोटेंशियल भी क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जो है इस तरह से टी ट्यूब्यूल से होता हुआ ये जेड लाइन तक इट हैज़ रीच्ड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स तक पहुंचता है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना यहाँ पे एक ट्रायड है, ट्रायड मीन्स यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्रांसवर्स सिस्टर्नीज है, ठीक है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुँचता है, या इधर दिखाती, ये मैं आगे इसको एनलार्ज करती हूँ, तो ये देखो एक्शन पोटेंशियल जैसे यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक ये सार्कोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है नोन एज डिस्ट्रोफिन। तो ये डिस्ट्रोफिन जाता है किसके पास, सिस्टर्नी के पास, और ये डिस्ट्रोफिन जो है इस सिस्टर्नी की परमिएबिलिटी चेंज कर देता है। और परमिएबिलिटी चेंज करने से क्या होता है कि ये जो सिस्टर्नी क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, तो द सिस्टर्नी रिलीजेस कैल्शियम इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, या सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं। यानी कि सार्कोप्लाज्म में जो है जैसे एक्शन पोटेंशियल रीच करता है और ये सिस्टर्नी एक्टिवेट होके डिस्ट्रोफिन की हेल्प से देयर इज सडन रश ऑफ कैल्शियम इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, राइट। अब क्या होता है कि नाउ अब
अब जो है ये जो कैल्शियम है ये क्या करेगा, दिस कैल्शियम विल गो टू ट्रोपोनिन। मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ कि मायोफिलामेंट्स में दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं। एक तो था मायोसिन फिलामेंट, दूसरा था थिन फिलामेंट, दैट इज एक्टिन फिलामेंट। ये जो एक्टिन फिलामेंट है, इफ़ यू सी इट वाज अगेन इन टर्न मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये देखो, ये जो है ये है एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है ना। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर यहाँ पे ग्रूव्स में क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन। और ये देखो, ये ट्रोपोमायोसिन को एनलार्ज करके दिखा, ये ट्रोपोमायोसिन है। ये ट्रोपोमायोसिन कहाँ लोकेटेड होता है, ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ग्रूव्स में प्लेस्ड होता है। ये तो ग्रूव्स में ये दिखाई दे रहा है, ये जो डार्क कलर के ना ये ग्रूव्स हैं एक्टिन के। और ये जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है। ये देखो ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के साथ किसके साथ अटैच्ड है, ट्रोपोनिन के साथ। ये देखो, ट्रोपोनिन भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन है, 1 2 3, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है साइटोप्लाज्म में, तो वो कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है। अराउंड 4 आयंस ऑफ कैल्शियम बाइंड्स विद द ट्रोपोनिन सी। ये ट्रोपोनिन सी किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये इंटरेक्ट करता है ट्रोपोनिन आई के साथ। और ये ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन आई के इंटरेक्शन से क्या होता है कि इनकी एक यू कैन से शेप में चेंज आता है। और जैसे ही इनकी शेप में चेंज आएगा तो क्या होगा कि ये जो ट्रोपोनिन है जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड है, इस ट्रोपोमायोसिन को लिफ्ट कर लेता है। कहाँ से लिफ्ट करता है, इन ग्रूव्स में से लिफ्ट कर देता है। और ये जो ग्रूव्स हैं, या ग्रूव को हम एक्टिव साइट्स भी बोलेंगे, ये जो एक्टिव साइट्स हैं ना, ये एक्सपोज हो जाती हैं, यानी कि अनमास्क हो जाती है। अभी तक तो कवर कर रखा था किसने, ट्रोपोमायोसिन ने, और ट्रोपोमायोसिन ने इसको क्या कर रखा था, मास्क कर रखा था। अब जैसे ही ये इसके ट्रोपोनिन सी और आई के इंटरेक्शन से जो शेप चेंज होती है, तो ये ट्रोपोमायोसिन जो है ये लिफ्ट हो जाता है। और लिफ्ट होगा तो ये जो साइट्स हैं, अभी ये जो ग्रूव्स हैं किसके, जो कि एक्टिन में प्रेजेंट है, ये ग्रूव्स जो हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं, ये ग्रूव्स, ठीक है। और ये ग्रूव एक्सपोज किस लिए होते हैं, दे आर एक्सपोज फॉर हुम, दे आर एक्सपोज फॉर, ये देखो ये दिखा रखा ना, ये क्या है, मायोसिन है, और मायोसिन का हेड है, ठीक है। तो ये जो हेड है ये किस किस कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, दीज हेड्स दे इंटरेक्ट विद द एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट्स है, ये जो है ग्रूव्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आप इमेजिन करो कि ये साइट है, जैसे ये मतलब वो है एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट पे ये साइट है, ठीक है। इस साइट के साथ आप जी इस हेड ने बाइंड कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हेड ने बाइंड किया इसके साथ, अब क्या होगा कि ये जो मायोसिन हेड है ना, मायोसिन हेड हैज़ गॉट एटीपी, ठीक है। तो वहाँ पर एक एंजाइम है एटीपीएज एंजाइम। ये एटीपीएज एंजाइम, मायोसिन एटीपीएज नाम है। ये एटीपीएज एंजाइम क्या करेगी, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इस एटीपी को ब्रेक डाउन कर देगी एडीपी में। और जैसे एडीपी में ब्रेक होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और जैसी एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, ये हेड जो है इंटरेक्ट करेंगे विद द एक्टिव साइट्स, इनएक्टिव साइट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और इंटरेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इमेजिन करो कि जैसे यहाँ पे एक ग्रूव है, और इस ग्रूव में मायोसिन ने इंटरेक्ट किया, तो मायोसिन इंटरेक्ट करने के बाद क्या करेगा, स्वाइवल करेगा। स्वाइवल का मतलब क्या है, रोटेट करेगा। और जैसे ही ये आप इमेजिन करो कि जैसे ये रोटेट करेगा तो ये जो थिन फिलामेंट है, दिस विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द मायोसिन मायोफिलामेंट। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको क्लियर होगा। ये देखो ये मायोसिन हेड्स जो हैं ये इंटरेक्ट कर रही है, मायोसिन हेड है, ये मायोसिन है फिलामेंट है। ये मायोसिन हेड किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं एक्टिन के साथ, एक्टिन की एक्टिव साइट्स के साथ। तो ये जैसे इंटरेक्ट करेंगे दे विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर, और अपोजिट साइड वाले हेड जो है दे विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर,
ठीक है। अब जैसे ही एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो गया, ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट एटीपी आएगा, फिर और ये हेड जो है स्वाइवल करेगा, ये और पुश्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर एंड, फिर और नेक्स्ट एटीपी आएगा, यानी कि कंटिन्यूसली एक के बाद एक एटीपी जो है मायोसिन हेड यूज़ करता है। एंड आफ्टर दैट अब आप देखो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब दोनों एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो एकदम क्लोजली आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द पुशिंग और या बिकॉज ऑफ द स्वाइवल मोशन ऑफ द मायोसिन हेड। और ये देखो दोनों जेड लाइंस कितनी नज़दीक आ गई, बीच में जो वो होता है ना एच जोन, वो भी डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे बीच में ये जो जोन होता है एच जोन या एच लाइन, वो भी डिसअपियर हो जाती है। एंड ये फुल्ली जो है अब आप देखो दोनों मायोसिन मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शंस में आके दे कम टू लाई इन द सेंटर, ठीक है। अब जो है यानी कि एटीपीज की मदद से क्या हो गया, मसल जो है वो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो गई बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन। हम इसको बोल सकते हैं एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया, और ये ड्रॉ करते हैं फिलामेंट्स को टुवर्ड्स ईच अदर। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन है, ये देखो मैंने आपको दिखाया था एक बार फिर से। अब क्या होता है, अब इस ट्रोपोनिन सी के साथ जो है अभी कैल्शियम ने बाइंड कर रखा था, अब जो है क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो इस प्रोटीन इस टीपीसी को बाइंड नहीं करती। कैल्शियम जो है वो एक तरह से यू कैन से इट लूज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन विद दिस टीपीसी। इस प्रोटीन के साथ जो है अभी तक जिस कैल्शियम ने बाइंड कर रखा था, दैट कैल्शियम इज़ नो मोर एबल टू बाइंड विद द टीपीसी। अब जब टीपीसी के साथ कैल्शियम बाउंड नहीं है तो क्या होगा, टीपीए और टीपीसी में फिर से इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन से क्या होगा कि ये जो ट्रोपोनिन है इट विल अगेन पुश द ट्रोपोमायोसिन ऑन द ग्रूव्स, इन ग्रूव्स पर पुश करेगी, और जैसे ही ग्रूव पर पुश करेगी जो एक्टिव साइट्स हैं एक्टिन पर वो मास्क हो जाएंगी, और जैसे ही ये मास्क हो जाएंगी तो क्या होगा, अब जो है ये मायोसिन हेड जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मायोसिन हेड जो है वहाँ से विड्रॉ हो जाते हैं या दे लूज देयर पॉइंट ऑफ कनेक्शन। और जब वो लूज़ होते हैं तो क्या होगा कि जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है वो जो है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो अब ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, अगेन द एक्टिन फिलामेंट्स विल बी पुश्ड बैक, और उससे क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। अब मसल रिलैक्सेशन भी जो है उस टाइम जो एनर्जी कंज्यूम होती है, कैसे एनर्जी कंज्यूम होती है कि जो कैल्शियम है जो रिलीज़ हुआ है, ये कैल्शियम जो है फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन में एक पंप होता है नोन एज कैल्शियम पंप, जो कि एक एक्टिव पंप है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम करता है। और विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम पंप the most of the calcium present in the cytoplasm or sarcoplasm is absorbed into the sarcoplasmic reticulum। इसीलिए और जो है इस कंडीशन में जब कैल्शियम पंप सारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, तब जो है जो मेम्ब्रेन होती है ना मसल सेल की, वो मेम्ब्रेन जो है वो रीपोलराइज्ड हो जाती है। रीपोलराइज्ड का मतलब क्या है कि मसल में से अब जो है पोटेशियम विल मूव आउट to make it electropositive outside and electronegative inside again, ठीक है। अब क्या आता है उसके बाद रीपोलराइजेशन जो है, यानी कि जो मसल रिलैक्सेशन हो रहा है वो किस कंडीशन में हो रहा है, जब जो है रीपोलराइजेशन हो रहा है। और मसल रिलैक्सेशन के बाद एक फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी फेज़। और इस रिफ्रैक्टरी फेज़ में क्या होता है कि सार्कोलेमा में जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक्टिव हो जाता है, और ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर की तरफ मूव करेगा, जो पोटेशियम बाहर गया हो ना रीपोलराइजेशन की, दैट विल बी मूव्ड इन, और जो ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वेयर द रेस्टिंग पोटेंशियल इज ऑफ -60 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट, वो जो पोटेंशियल है वो रिस्टोर हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मसल रिलैक्सेशन में भी जो है एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड,
ठीक है। अब क्या होता है कि जब किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है, डेथ के फ्यू आवर्स के बाद, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर डेथ टिल फ्यू आवर्स, बॉडी जो है क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है ना बॉडी। वो क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी की मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, और ये मसल्स जो है रिलैक्स करें उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। और एनर्जी तो किसी लिविंग पर्सन में ही प्रोड्यूस होती है ना, डेड में तो प्रोड्यूस नहीं होती। इसीलिए वो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद जो है ये वो जो बॉडी एकदम वो एक तरह से लूज़ हो जाती है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते, क्योंकि अब जो है बॉडी का डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि मसल रिलैक्स करके, नहीं, पूरी बॉडी का डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। इसीलिए जो बॉडी की मसल्स जो उस टाइम वो लूजेंड दिखती हैं। तो इस बॉडी को, इस स्टेज को, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं डेड एनिमल में, इस स्टेज को बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। यानी कि रिगर मॉर्टिस क्यों होता है, यानी कि स्टिफनिंग ऑफ बॉडी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन in the body, which cannot decouple, or which cannot relax the contracted muscles. This is all for today. Thank you very much for attending the class.